अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में बहुत खुश आमदीद। आज बड़ी समाअत सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा फिर हुई और इस पे बिल आखिर अब फैसला महफूज कर लिया गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस का मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा। कल बताया जाता है कि किसी भी वक्त ये जो फैसला है ये अनाउंस हो सकता है और तमाम जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोनों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है, दोनों ने कमर कस ली है। रात के इस पहर में अब रोज़ा खुलने के बाद हुकूमत के काबीना का भी इजलास जो है वो हुकूमत ने बुला रखा है और उसमें भी हुकूमत और हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें हैं तमाम सर जोड़ कर बैठे हैं कि उनकी इसके बाद हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। लेकिन आज जो अदालत में आज जो सीन्स हमने देखे, जो मनाजिर देखे, वो हर दफ़ा की तरह आज भी खासे काबिल गौर हैं और दिलचस्प हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पिछले हफ्ते ओवर द वीकेंड कुछ रिमार्क्स आए थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस आदमी को जिसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं और जिसको दरअसल जेल में होना चाहिए वो वज़ीर आज़म है। इस ख़ास रिमार्क के बाद से हमने देखा था कि जो तलख़ी है वो बहुत वाज़ेह हद तक बढ़ चुकी है सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत की जो पिवटल जमात है यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके दरमियान। उसके बाद से हमने देखा कि PMLN ने भी बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया कि ये जो 3 रुकनी बेंच है इसका कोई फ़ैसला हम नहीं मानेंगे और बेंच फिक्सिंग के हवाले से भी जो स्लोगन्स हैं वो बुलंद कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। वन मैन शो हम नहीं मानेंगे, इसके ऊपर से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर ट्रेंड्स चला रहे हैं और एक बड़ा तवातुर के साथ ये सिलसिला है जो कि PMLN की तरफ से अनमिन्स्ड अल्फाज में जो है वो किया जा रहा है और ट्विटर पर भी ये जो चीज़ें हैं वो बड़े हम लोग तवातुर से देख रहे हैं। तो एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि PMLN एग्जैक्टली जो सोशल मीडिया पे जो एक PMLN के ट्रेंड्स हैं और तमाम जो PMLN के लीडरान हैं उनके जो ट्रेंड्स हैं, जैसे कि ये PMLN का आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ये ट्वीट करता है, जस्टिस इज़ नॉट अ सोलो एक्ट और #वी रिजेक्ट वन मैन शो। मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट है, वो भी आज उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर कड़े वार किए हैं, तनकीदी वार किए हैं। जब इमरान खान साहब ने आज ट्वीट किया तो उनको एक दफ़ा फिर मरियम नवाज साहिबा ने आड़े हाथों लिया और उन्होंने ट्वीट करके उनको कहा है तुम भी करप्ट और तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है, जवाब होना नहीं है जो अब होना नहीं है। तो तुम तो डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। नए सहूलतकार कहकर मुखातिब किया गया है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की ट्वीट भी दिखाई जाए, इंसाफ का PTI की जानिब झुका हुआ पलड़ा किसी सियासी जमात को कबूल नहीं। सियासी जमातों को ना सुनना, ना इंसाफ़ी, फुल कोर्ट ना बनाना, अपनी मर्जी मुसल्लत करना है। आइन की नामुकम्मल मनपसंद तशरीह तस्लीम नहीं की जाएगी। अताउल्लाह तारड़ साहब भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं और कुछ शायराना अंदाज में उन्होंने मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तस्वीर भी साथ लगाई हुई है, बल्कि ये एक वीडियो है जो उन्होंने लगाई हुई है और उन्होंने ऊपर लिखा है कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा भी #वी रिजेक्ट वन मैन शो के साथ ट्वीट करती हुई नज़र आती हैं। आयशा रजब बलोच साहिबा का भी ट्वीट है वंस अगेन #वी रिजेक्ट वन मैन शो और सानिया आशिक साहिबा भी इसी तरह का एक हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए नज़र आती हैं और कहती हैं काजी वक्त अपने फ़ैसले आवाम से महफूज करते हैं मगर बेगमात और दामाद से महफूज करना भूल जाते हैं। बड़ी कड़ी तनकीद का जो है वो सामना है इस वक्त अदलिया को और कुछ ख़ास जज साहिबान को फ्रॉम द PMLN और ये मुतालबा किया जा रहा है PMLN की तरफ से कि या तो फुल कोर्ट बनाया जाए बेंच और जो तमाम जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स और आइडियोलॉजीज़ रखने वाले जो जज हजरात हैं, जज साहिबान हैं, उनकी भी नुमाइंदगी इस ख़ास केस पर हो क्योंकि ये जो केस है ऑब्वियसली तमाम के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। नवाज़ शरीफ साहब ने भी अपनी जो ओवर द वीकेंड एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन से, उसमें भी उन्होंने कुछ इसी किस्म की बात की और उन्होंने कहा, उन्होंने बल्कि नताइज बताए कि अगर इस तरह का फ़ैसला हो जाता है तो क्या क्या नताइज जो हैं वो पाकिस्तान को भुगतने पड़ सकते हैं अगर इलेक्शंस का ऐलान हो जाता है कल के इस फैसले में जो बताया जा रहा है कि सुनाया जाएगा। बात ये है नाजरीन करने वाली कि अब इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शंस का कहा जा रहा है और इलेक्शंस की ही बात की जा रही है। क्या इलेक्शंस का होना ही PMLN दरअसल कहते हैं कि ये फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ है क्योंकि इलेक्शंस तो हर किसी को तमाम को एक इक्वल मौके देता है, बल्कि PMLN को और हुकूमती इत्तेहाद को कुछ ज़्यादा मौके देता है क्योंकि इस वक्त जो निगरान सेटअप है वो वही है जो कि हुकूमती इत्तेहाद ने तजवीज़ किया था। तो ऑब्वियसली उनका जो एक उनकी हम आहंगी है या वर्किंग रिलेशनशिप है वो यकीनन ज़्यादा बेहतर है
इसमें कोई शक व शुबा नहीं। इमरान खान साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि उनको कबूल नहीं है, बिलखुसूस पंजाब का निगरान सेटअप। ऐसे में ये बड़ी एक ऑब्वियस सी बात है कि जो एज है वो तो हुकूमती इत्तेहाद को एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप के होने की वजह से मिलेगा। तो वो फिर ये बात क्यों कर रहे हैं? ये बात पीटीआई करें, शायद उनको ये बात करने वाली उनकी तरफ से कोई समझ आए, क्योंकि उनके जो ताल्लुकात हैं वो उस तरह से नहीं हैं विद केयर टेकर सेटअप्स। इन तमाम अमूर पे नाजरीन बात करेंगे आज। और भी ज़ाहिर इज़हार ख्याल हुए और फवाद चौधरी साहब पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है एक और वज़ीर आज़म को घर जाना पड़े। लेकिन ये बात भी फवाद चौधरी साहब को याद रखनी चाहिए कि वो जो फैसला था जिनकी वजूहात की बिना पर साबिक वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा था, वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को, जिसकी वजह से उस हुक्म उस ऑर्डर को ना मानने की वजह से जो है वो साबिक प्राइम मिनिस्टर्स को घर जाना पड़ा था। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये तो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ऑटोनॉमी इस्तेमाल करते हुए इलेक्शंस का इनेकाद बताया है कि जी 8 अक्टूबर को होगा। तो इसका जो एक मलबा है वो किसी प्राइम मिनिस्टर पर ऐसा सच नहीं गिरता। लेकिन क्या फवाद चौधरी साहब ने ये बात हुकूमत के एक नर्व्स टेस्ट करने के लिए की है, उनको डराने के लिए की है? ये बात काफ़ी मायने खेज़ है और काबिल गौर है। तमाम उमूर पे बात करेंगे, तमाम एस्पेक्ट्स को भी कवर करेंगे, लीगल एंड पॉलिटिकल बोथ, बट आफ्टर अ ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पर मोज़ेज़ अपने मेहमानों का रुख करती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब शोएब शाहीन साहब, साबिक सदर हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। तमाम मामलात पे पीटीआई टीम के बहुत करीब रहकर उनको इन तमाम केसेस में और लीगल तमाम मामलात में मुशावरत उनके साथ करते हैं। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। सैयद यावर बुखारी साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई की नुमाइंदगी करने के लिए, और पॉलिटिकल एक्सपर्टीज हम तमाम आपसे हासिल करेंगे। वेलकम यावर साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। और नाजरीन जनाब निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हमारे साथ हैं, और आप हमें दोनों एतबार से आपके साथ हम बात इंशाल्लाह रखेंगे। आप चूँकि लॉयर भी हैं मायनाज, और ऑब्वियसली पीएमएलएन के भी आप बहुत एक सरगर्म लीडर हैं और रहनुमा हैं, तो लिहाजा सियासी एज वेल एज लीगल एक्सपर्टीज दोनों हम आपसे लेंगे। वेलकम सर, थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। आपसे बात का आगाज़ करती हूँ शोएब शाहीन साहब। आज हुकूमत ने बाय एंड लार्ज ये गिला किया, वो वैसे तो वो पहले ही कह चुके हैं कि फैसला काबिल कबूल नहीं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि उनके लोगों को इत्तेहादी जमात के तमाम सुनाई नहीं मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे या उनकी टीम के जो लोग थे सिर्फ उनकी सुनवाई हुई। एक तो ऐसा क्यों, और दूसरा जुडिशल रेफरेंस की भी अब हम सुन रहे हैं बात के कुछ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान राना सनाउल्लाह साहब ने अंदिया दिया हुआ है। पहली बात तो ये है कि रेफरेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात कह देना कि आपके खिलाफ फैसला आ गया या फैसला होने लगा है या कोर्ट फैसला कर रही है तो आप उसको बुनियाद बनाकर रेफरेंस ले आएँ, ये तो कोई ग्राउंड नहीं बनता, ना कोई रीजनिंग बनती है। इसमें तो बदनीयती ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई लीगल हैसियत है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, आज तो पिटिशनर साइड के वकीलों ने तो आर्गूमेंट्स ही नहीं किए। सिर्फ एक बात पे जो वजारत खजाना से आए थे एडिशनल सेक्रेटरी भी नहीं आए थे, उनको बुलाया गया था, उसने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए उस पे उन्होंने पिटिशनर साइड को कहा जी आप कुछ कहना चाहते हैं, इसको क्लैरिफाई करें। उसके लिए फिर जो वकील अदारे वो तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, वहाँ असद उमर साहब और अहमद अजहर साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा जी ये जो कि साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये आपको असिस्ट करेंगे इस बात पे। उन्होंने 2 मिनट टाइम लेके उसको क्लैरिफाई किया कि किस तरह ये बजट का 0.02% बनता है टोटल ये 21 बिलियन रुपीस। लिहाजा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिससे ये शोर शराबा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नीयत अगर हो तो ये 1 सेकंड का काम है। वो खुद बता रहे थे। अब उसको मैं आ गया। आज जिनके आर्गूमेंट्स हुए हैं वो आर्गूमेंट्स हुए हैं अटॉर्नी जनरल के, वो आर्गूमेंट्स हुए हैं इरफान खादर के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील थे। सारा दिन उनके आर्गूमेंट्स हुए हैं। पिटिशन साइड ने तो आर्गूमेंट्स नहीं किए, तो पहले कर चुके थे। कहते फारूक एच नायक भी आना चाहते थे, बात करना चाहते थे। उस पे आता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के वकील आए, फारूक एच नायक, अकरम शेख और कामरान मुर्तजा, उनको ये कहा कि एक तरफ तो आप कहते हो हमने बाइकाट कर दिया, हमने मिसट्रस्ट कर दिया, हम आपकी अदालत को मानते ही नहीं है, तो उस दूसरी तरफ आपका रवैया अगर ये होगा तो आप किस कैपेसिटी में आर्गूमेंट्स करना चाहेंगे। तो अकरम शेख ने ये कहा कि अगर हमारा क्लाइंट हमें गलत बात करेगा तो हम उसकी गलत बात नहीं मानेंगे, हम उसकी वो गलत बात है हम नहीं मानते, तो हमारी बात सुन लें। उन्होंने कहा कि देखें यू आर ए रिप्रेजेंटिंग ए पार्टी, आप इन पर्सन तो नहीं आ रहे ना कोई वकील की हैसियत से, सही। आप आ रहे हो रिप्रेजेंटिंग द पार्टी। पार्टी ये कहती है ना हम आपको मानते हैं, ना हम आपके फैसले को मानते हैं, ना ही हमें आप पे ऊपर ट्रस्ट है।
یا اس ڈیکلریشن کو چینج کرا لیں، کہہ دیں ہم واپس لے لیا ہم نے جو کل آپ نے جاری کیا ہے، یا آپ آ کے آرگومنٹس کریں، ہمارے لیے تو کوئی قابل بھروسہ ہے، آپ آئیں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ لہٰذا اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو آپ رائٹنگ میں دے دو، یہ بھی ان کو کہا۔ اور جو اصل بات تھی، 3 کوسچنز فارمولیٹ کیے گئے تھے۔ کیا الیکشن کمیشن کو اختیار ہے ڈیٹ چینج کرنے کا جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دی ہے انڈر دی الیکشن ایکٹ سیکشن 57 سب سیکشن 1؟ اس کے اوپر ناٹ اوریجنل نے ایک لفظ کہا، نہ الیکشن کمیشن والوں نے کہا، بلکہ اس کو کنسیڈ کیا پریکٹیکلی کہ جناب الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر تو بات ختم ہوگی۔ دوسری بات، ایک کوشچن تھا کہ کیا 90 ڈیز کا الیکشن ہونا ہے یا نیئرسٹ ٹو 90 ڈیز، اس کے اوپر یا 6 مہینے یا 8 مہینے یا 9 مہینے یا 1 سال ہم انتظار کر سکتے ہیں؟ اس پہ بھی سب نے کہا کہ نہیں، 90 ڈیز کا مطلب 90 ڈیز ہے، اگر کوئی ابہام یا کوئی اتنی سیریسنس آ جائے تو شارٹ ٹائم کے لیے آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا کوشچن یہ تھا کہ کیا جو ریزنز دی ہیں الیکشن کمیشن نے کہ فنڈز نہیں ہیں اور پرسنل نہیں ہے، بندے نہیں ہیں، نفری نہیں ہے، اس کی کتنی جسٹیفیکیشن ہے؟ وہ جو سیکرٹری خزانہ والے آئے تھے، ایڈیشنل سیکرٹری، ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں تھی، کچھ بھی کہنے کو نہیں تھا۔ آپ نے کہا نا کہ جوڈیشل ریفرنس تو ایسے تو نہیں دے سکتے نا اس بات پہ کہہ کے کہ بھئی انہوں نے فیصلہ ہمارے خلاف دیا، وہ کہتے ہیں اس لیے دے رہے ہیں ہم کیونکہ مبینہ آڈیو لیکس آئی ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے وہ جو جج حضرات تھے یا جو بھی جج صاحبان اس خاص گروپ کے تھے، ان کو ویسے ہی علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے تھی۔ اٹ از ناٹ اباؤٹ دا ورڈکٹ، وہ کہہ رہے ہیں ہم آڈیو لیکس پہ دیں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آڈیو لیک کا جہاں تک تعلق ہے اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن وہ ہے جسٹس مزدہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف، وہ تو پارٹ آف دی بینچ نہیں ہے، پارٹ آف دی بینچ ہے چیف جسٹس منیب، جسٹس اعجاز الحسن۔ ان کی حد تک تو کسی قسم کا ان کو کوئی ابہام ہی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی انہی کے ساتھ اور ایک ہم خیال، وہ تو بات ہی یہی کرتے ہیں نا کہ یہ ہم خیال بینچ ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی کئی دفعہ ہوا، 97 میں بھی ہوا، اب بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ آج جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے اسی بات پہ کہا کیا پارٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ میں نے کس جج کے پاس اپنا کیس سنوائی کرنی ہے اور کس جج کے پاس جج اپنی مرضی کا لگائیں گے؟ بھائی چیف جسٹس آف پاکستان ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز ماسٹر آف دی روسٹر، ہی از دی چیف جسٹس، اس کی اتھارٹی ہے، اس نے بینچ بنا دیا ہے، بینچ کیس سن رہا ہے، ابھی تک تو انہوں نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا میرٹ پہ کیس ہونا ہے۔ 3 کوشچن سے تینوں پہ ایک لفظ نہیں کہا، دونوں معزز وکلاء صاحبان نے۔ تو بات یہ ہے کہ تو ایڈمیشن افیکٹ ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونا ہے کیونکہ آئین کا تقاضا ہے، یہ ایڈمٹ کیا کہ الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ چینج کرے کیونکہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دی ہے آفٹر کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن۔ ہاں، یہ اس میں اور obviously گورنمنٹ کے علاوہ جو پی ٹی آئی اور اپوزیشن سائڈ ہے ان کا موقف ہی یہی ہے کہ چیف جسٹس فلی اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا بینچ بنائے۔ تو نہال ہاشمی صاحب، یہ مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ میں آپ کو دکھا کر سوال کرنا چاہتی ہوں، ناظرین بھی ہمارے دیکھیں، اور ہم نے ابتدائیے میں بھی اپنی یہ چیز پلے کی ہے۔ وہ کہتی ہیں عمران خان صاحب کو کوٹ کر کے کہ تم بھی کرپٹ، تمہیں تحفظ دینے والے ججز بھی کرپٹ، یہ کرپشن اور احتساب سے بچنے کا نیٹ ورک ہے جو اب ہونا نہیں ہے، تم تو ڈوب رہے ہو، نئے سہولت کاروں کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑو گے۔ مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں۔ جی نہال صاحب، ایک تو بڑی سخت تنقید جو ہے وہ حکومتی جماعت پی ایم ایل این کی طرف سے بالخصوص آ رہی ہے، اس وقت اس پہر میں کابینہ کا اجلاس بھی چل رہا ہے، تو آپ کی کیا حکمت عملی ہے اگر کل الیکشنز کا اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیے، جو کابینہ ہے وہ تو اپنا فیصلہ کرنے کے لیے خود مجاز ہے کہ وہ کیا حکمت عملی اپناتی ہے اور کیا وہ فیصلے کرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارے سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب کو اپنے گھر کے اندر ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے کہ ان کے اپنے جج صاحبان 13 جج صاحبان جو ہے وہ ان سے اتفاق نہیں کرتے، متفق ہوں۔ دوسری بات، جو قاضی فائز صاحب نے اسٹیک کر دیا اور انہوں نے ممنوع کر دیا کہ آپ 184(3) پہ کوئی کارروائی نہ کرے، اس کو ایک رجسٹرار جو ہے وہ کیسے 3 رکنی بینچ کو سیٹسفائڈ کر سکتا ہے؟ پہلے تو اس پہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا کہ کیا ہونا چاہیے۔ مگر اپنے گھر کے اندر اگر اس طرح کے معاملات ہو تو ہمیں کیا انصاف دیں گے جو اپنے برادر ججز کو انصاف نہیں دے رہے ہیں، ان کی عزت اور ان کی توقیر کا اور ان کے آرڈرز کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کے تحت اپنا رد عمل دیں گے، کیونکہ پوری پاکستان، پوری پارلیمنٹ اور کیبنٹ جو ہے اس بینچ کو نہیں مان رہی ہے، اور یہ بزد ہے کہ ہم نے سننا ہے اور سنانا ہے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے میں لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر حال میں جی اب دیکھیں نا، مذاق یہ ہو گیا ہے
कि इस हद तक चले गए जी, हमारी तनख्वाह काट के उससे आप करवा लें, जी जी आप जी। तो इतनी, फिर रिटायर्ड फौजियों को बुला लें तो फिर ठीक है, रिटायर्ड में तो बाजवा साहब भी बुला लें, उनको बता देंगे जी करवा दें आप इलेक्शन। लेकिन सर अभी आपने शोएब शाहीन साहब को सुना, वो कहते हैं पूरा इख्तियार है चीफ जस्टिस के पास कि वो बेंच अपनी मर्जी का बताएं, और ये तो अनोखा एक पिटिशन ये हम देखते हैं कि जी जिस पूरा इख्तियार जरूर है, मगर अगर साहिल इस पे इत्तेफाक नहीं करता कि यही 3 रुकनी बेंच होता है हर वो केसेस में जिसमें इमरान खान साहब और पीटीआई को रिलीफ दिया गया, 1-2 केस नहीं, इट इज मोर देन 79 केसेस जिसमें यही बैठे। और अभी शोएब शाहीन साहब ने ये फरमाया है, वो कह रहे हैं जी कासिम सूरी के केस में भी यही बेंच था। सीनियर तरीन जजेस को बैठाया नहीं गया, इसमें मियां तारिक नहीं है, सरदार तारिक नहीं है, इसमें काजी फायज ईसानी क्यों नहीं है? वो लोग क्या यही काबिल रह गए और वो लोग काबिल नहीं है, या उनकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल उठाया गया? तो ये चीज जब हम देखते हैं कि आप अपने मनपसंद लोगों को, हम ख्याल जिनको आप डिक्टेट करा सकते हैं, जो आपको डिक्टेट, और हम तजुर्बा हमें हो चुका है मियां नवाज शरीफ के उस केस से, पैनामा केस से, कि ऑर्डर कहीं और से लिख के लाया गया था और फैसला किसी और ने सुनाया था। यानी कि वही चीज दोहराई ना जाए, इस वजह से आप लोगों ने पहले ही बता दिया। यावर साहब आपने सुना, क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं पैसे पूछूंगी निहाल साहब से, क्योंकि अभी शोएब शाहीन साहब कह रहे थे कि ये तो ब्लैकमेलिंग का तरीका है कि अगर हुकूमत कह रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस समेत कुछ और मौसिस जजेस पर जुडिशियल रेफरेंस कराने का भेज रहे हैं, तो सर ये आपसे भी सवाल बनता है कि ये जुडिशियल रेफरेंस की जो प्रैक्टिस है ना, या जो उनको एक इसकी समझ दी है हुकूमत वक्त को, वो आपकी तरफ से आई है? काजी फायज ईसा साहब पे आप लोगों ने किया था जुडिशियल रेफरेंस सबसे पहले। अच्छा, यावर साहब को मैंने रिकनेक्ट करना है ताकि उनकी बात में इस जवाब उनका सुन पाऊँ इस वाली बात पे। आप बता दें सर, आपसे बेहतर कौन जान सकता है ये जो जुडिशियल रेफरेंस था अगेंस्ट काजी फायज ईसा, जिसको फिर बाद में पीटीआई ने अपने आप को खुद ही डिटैच कर लिया था उससे? देखिए, हम तो काजी फाइसा साहब के साथ थे उस वक्त भी, बल्कि हमारा जो प्रोफेशनल ग्रुप है जिसके सरबराह आमिद खान साहब हैं, हमने इनके हक में तहरीक भी चलाई, और हम काजी फाइसा साहब के हमारे जो सीनियर दोस्त हैं, आमिद खान साहब, रशीद रिजवी, मुनीर मलिक, वो इनके वकील थे, काजी फाइसा साहब को डिफेंड करते रहे। देखिए, बात ये थी कि उनका केस मुख्तलिफ था। उनके केस में बेसिकली मैं उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता, उसमें प्रॉपर्टीज थी ऐसी जो मुल्क से बाहर थी, बकौल उनके कि वो अनडिस्क्लोज थी, लेकिन बहरहाल सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया एंड ही वाज एक्सोनरेटेड फ्रॉम ऑल द चार्जेस। अब बात ये नहीं है, बात ये है कि माजी में भी आते रहे हैं जुडिशियल रेफरेंस, लेकिन सिर्फ इस बात पे जुडिशियल रेफरेंस ले आना अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो लाएंगे। ये सिर्फ प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स था ताकि हम अदलिया तक ये बात पहुंचा सकें कि जी हम रेफरेंस ला सकते हैं। ये बात सिर्फ करना इटसेल्फ ही ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि एक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट केस सुन रही है और आप उससे केस हटवाने की गरज से आप उनके खिलाफ एक थ्रेट दे रहे हैं कि हम आपके खिलाफ रेफरेंस ले आएंगे वरना लिहाजा हमारा आप केस ना सुने। क्या कोई पार्टी भी ऐसा कर सकती है कि जी हम, अच्छा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का तो चीफ जस्टिस नहीं होता, बाकी तमाम चारों सूबों के, जीबी के और आपके जीके के या पूरे दुनिया में हर जगह पे जो चीफ जस्टिस होता है उस जज के अपने इख्तियारात होते हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्टों में भी उसी तर्ज अमल से, उसी तरीका कार के मुताबिक जो चीफ जस्टिस होता है वो मार्किंग भी करता है, बेंच पे बनाता है। इस हवाले से शोएब शाहीन साहब, यावर बुखारी साहब, आप जरा पहले आप फरमा दें, आपकी बात ज्यादा यकीनन इसमें वेटेज रखती है, क्योंकि शोएब शाहीन साहब तो कह रहे हैं कि उस वक्त भी वो काजी फायज ईसा साहब और जो उनका तमाम जो शोएब साहब का ग्रुप है वो खिलाफ था उस रेफरेंस के जो आप उनके खिलाफ लाए थे, फिर आपने खुद आप उस रेफरेंस से पीछे हट गए थे। तो अब अगर हुकूमत वक्त कह रहे हैं या अंदिया दे रहे हैं कि हम भी रेफरेंस ला सकते हैं, तो आप उसको कैसे उसको आप अपोज कर सकते हैं या उसकी मुखालफत कर सकते हैं, क्योंकि इसके पायनियर तो आप लोग हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। One or two wrongs don't make a right. अगर हमारी हुकूमत ने कहीं गलती की है और पीछे हटे तो वो एक अच्छी मिसाल होनी चाहिए थी कि हमारे मुल्क में हुक्मरान करेगी तो उसको मारे नहीं। तो अगर एक अच्छा काम किया, एक अच्छा स्टेप फॉरवर्ड किया, उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग पायनियर से, हम लोग अगर पायनियर से रेफरेंस देने में तो वापस लेने में भी अगर हम पायनियर से, तो उस चीज को उठाया जाए, पॉजिटिव चीजों को इस वक्त उठाया जाए ताकि जो एक सियासी तबाही मची हुई है इस मुल्क के अंदर, उसके अंदर कमी आए। और जब तक हम लोग थोड़ा सा इत्मीनान के साथ सुप्रीम कोर्ट को अपना काम नहीं करने देंगे, ये नहीं कि पीटीआई को नजर आ रहा है कि उसके फेवर में है। ये कल 3 रुकनी बेंच ने कासिम सूरी वाला रेफरेंस भी दिया था, उसको भी उड़ा दिया था
हम लोगों ने शोर भी मचाया, लेकिन हम लोगों ने उसको से आगे परसू नहीं किया। हमने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की कि भाई देखो, अगर आधी रात को कोर्ट लग सकता है तो ये एक आम बात नहीं, आम बंदे के लिए नहीं लगता है, ये बाकायदा इसके पीछे पूरी पुशेस एंड पुल्स हैं। तो हम ये चीज दिखा दे कि इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से फैसले होते हैं, जो कुछ होता है, तो उसको आधी रात को स्पेशली जब किया जाए। वो यावर साहब वो यही तो कह रहे हैं, वो निहाल साहब भी यही कह रहे हैं कि वो उस वक्त भी फैसला कहीं और से आया था जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ था पैनामा केस में, और उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप लोग थे सर। मोना उस टाइम पे इनके सारे बंदे कह रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया, ये किया, वो किया, सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट की जहां तक जुरिस्डिक्शन है, मैं उनमें से हूं कि जो कभी भी इस बात को गलत नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका प्रेरोगेटिव है, उनका हक है, वो चाहे पूरे कोर्ट फुल कोर्ट बिठा दें, 9 रुकनी बेंच बनाए, 3 रुकनी बेंच बनाए, ये उनका हक है। और इन लोगों ने जो पिछले दिनों जो बिल पास किया है आर्टिकल 70 के तहत, इन लोगों ने टोटली उसको मैलिफाइड है, वो बदनीयती पे मबनी है, उसकी टाइमिंग बताती है बदनीयती पे है। और वो उसका आप शेड्यूल 4 में जाएं, निहाल भाई वकील हैं, उसके अंदर है कि ये लोग जुडिशरी के अलावा सारी चीजों में ये तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन जुडिशरी के मामले में नहीं कर सकते। शेड्यूल 4 ऑफ आर्टिकल 70 बताता है आपको, इन लोगों ने फिर भी किया। तो ये बदनीयती और इस तरीके से आइन को टिश्यू पेपर समझना, तो ये सबसे बड़ी ज्यादती है। फिर अता तारा ने तो इंतहा कर दी, जो प्रोविंशियल असेंबली से जब उनको निकाला गया तो उन्हें एक हाथ पे आइन पकड़ा और एक हाथ देने, और वो हमारी खवातीन को दे रहे थे। इनके मेरे नजदीक, मैं समझता हूँ नून लीग के नजदीक आइन एक टिश्यू पेपर है। अच्छा। जब दिल करता है, जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसे करते हैं। सही है, राइट और सर। ये जो जस्टिस की ताकत है, उनका जो प्रेरोगेटिव है, उसको भी ये लोग गलत करते हैं। आपने अपने केस को उनसे फर्क किया, आपने कहा जजेस करते हैं, चॉपिंग ऑफ जजेस। अच्छा, ये लोग जजेस की शॉपिंग करते हैं, इनकी मर्जी का जज बैठे, इनकी मर्जी के नंबर्स हों। बहुत दिलचस्प। अच्छा ठीक है, मैं जी आपको आपके सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं जजेस की, जज साहिबान की, निहाल साहब इसका जवाब फरमाइएगा नाजरीन आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। निहाल साहब बड़े संगीन इल्जामात आपके ऊपर आयद किए हैं यावर साहब ने आपकी जमात पर, और वो आपको कहते हैं कि आपको तो सबसे बेहतर पता होना चाहिए इन चीजों का बहैसियत वकील, कि शेड्यूल 4 आर्टिकल 17 है, वो इस हवाले से साफ कहता है कि आप जुडिशरी में इस तरह की अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, आप जो ये बदनीयती पर मबनी बिल लेकर आए हैं। इसका जवाब फरमाएं, और दूसरा इसका भी जवाब फरमाएं कि अगर इलेक्शंस का ऐलान सुप्रीम कोर्ट कर देते हैं तो आप इसको क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इलेक्शंस में तो आपके पास एक ओपन फील्ड है ना, हो सकता है ये लोग जीत जाएं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि आप लोग भी जीत जाएं, तो ये आपका असल मुकाबला तो होना इवेंचुअली इलेक्शंस के ही मैदान में है। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासी जमातों का मुकाबला इलेक्शन के मैदान में ही होता है, मगर यावर भाई बादशाह आदमी जो चाहे कह दें। उन्होंने जो अभी बात की शॉपिंग की, शॉप करना, तो हमारे पास तो ना कोई ट्रक है, ना ट्रकों वाले मुंसिफ है, ना ट्रकों वाली सरकार है। तो हम तो ये बात समझते हैं कि हम अगर शॉपिंग ही करनी होती तो नवाज शरीफ साहब नाहल नहीं होते, शहबाज शरीफ साहब 2 साल जेल में ना रहते, मरियम बीबी नाहल ना होती, मरियम सालों जेल में ना रहती, हमारी पूरी क़यादत जेल में ना रहती। तो फिर तो चूंकि हमारे पास ट्रक नहीं था, इसीलिए हमें जेल जाना पड़ा और हमें फसाइयत का मुकाबला करना पड़ा। दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये किस्सा है क्या, ये कजिया कहाँ से शुरू होता है। ये कजिया शुरू होता है कि जब चौधरी परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिराइट कर दिया एक मुंसिफ ने 63A के तहत। अब आप बताइए, जिस पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं, अनलेस 2/3 मेजोरिटी हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रिराइट कर दिया। और फिर वो कजिया वहां से चला, परवेज इलाही साहब वजीर आला बने, उन्होंने उसको तोड़ दिया और फिर असेंबली को तोड़ दिया, और वहां से किस्सा आगे बढ़ते 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 फिर हम इसलिए नहीं मानते कि आपके बराबर जज ने कहा है कि अमीरुद्दीन साहब ने अपने ऑर्डर शीट में भी कहा कि हम चारों जजों ने इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। और ये फिल्म शुरू होती है गुलाम मोहम्मद डोगर साहब के उस एप्लीकेशन से जिसमें उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर का मसला था, और वहां पर एक
बुलवा लेते हैं ट्रकों वाले सरकार जनाब इलेक्शन कमीशन को, और वहां से खेल शुरू होता है और वो खेल खत्म नहीं होता है। 4 जजों ने कह दिया कि खेल खत्म हो चुका है, मगर बजित अगर रहे कि नहीं खेल खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप जो कह रहे हैं ना रेफरेंस कैसे बनता है, बदनीयती कैसे होती है, प्रोबेटिव है, ये सब कुछ ठीक है अपनी जगह, मगर क्या 63 से जो शुरू हुआ 63A से जो पंजाब वो चले सर, उसकी आपने सही, आपने बड़े कानूनी, आपने पुराने प्रेसिडेंट्स भी गिनवाए हैं, आपने बड़ा बखूबी अपना तज्जिया दलाइल के साथ किया, लेकिन ये बताएं कि इलेक्शंस में तो कोई कबाहत नहीं है ना। असल आपके ऊपर इल्जाम किया है कि आपको असल खौफ है ही इलेक्शन। आइन में ये बात दर्ज है, जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर ले उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन किया, और अगर असेंबली सर वक्त से पहले तोड़ दी जाए फिर नहीं, ये अगर बदनीयती से कोई तोड़ दे, देखिए ना क्या मजाक है, या आप असेंबली, अगर आपको असेंबली में जाने का इतना ही शौक था तो आपने असेंबली तोड़ क्यों दिया? ठीक है, ये होता है बदनीयती। आपको असेंबली में इलेक्शन में जाने का या असेंबली के अंदर पंजाब और केपी की असेंबली में बैठना था, तो जब बैठना था तो वो चेयर आपने तोड़ा क्यों? अब आप नया चेयर मांग रहे हैं तो आप इंतजार कीजिए, नया चेयर वक्त पे आएगा, जब उसके म्याद पूरा हो जाएगा वो आ जाएगा। जब 90 दोनों असेंबली मेरे नुक्ता नजर से अपनी म्याद पूरी कर लेगी, उसके 90 दिन के अंदर हम इलेक्शन करा देंगे। ठीक है, असेंबलीज की जब म्याद पूरी हो जाएगी, ये तो खैर यावर साहब से ये वाली बात हो जाए। यावर साहब इसका बताएं जवाब, आपको वो ट्रक वाला पॉइंट, और वैसे तो रफ्तार स्लो होती है ट्रक की, लेकिन आपकी ट्रक की रफ्तार निहाल साहब के बकौल बहुत तेज है आपके लिए, आपको जिता दिया है इन्होंने रेस में। इनके लिए तेज होगी, हमारे लिए तो अभी भी हम सुस्त जा रहे हैं। लेकिन देखें, असेंबलियां जो हमने डिसॉल्व की, हमने अपनी मैंडेट को कुर्बान किया इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए, क्योंकि ये लोग एक इम्पोर्टेड और इम्पोज लॉट थे। इनके सहूलतकार हो, इनके जो भी हो, उन लोगों ने और इन लोगों ने मिलकर एक हंसते बसते घर को उजाड़ के रख दिया। अभी उजड़े हुए घर के से डर के ये भागने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको भागने अगले नहीं दे रहे हैं ना। ये लोग तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, इनको इस्तीफा देने कोई नहीं दे रहा है कि खुदा का वास्ते है तुम जाओगे साथ हम भी बदनाम होंगे। लेकिन इशू यहाँ पे ये बना हुआ है कि सियासी इस्तेहकाम लाने, बाकी मैं पीटीआई की बहुत बड़ी बातें कर लूं, निहाल भाई नून की बातें कर लें, वो नवाज शरीफ के कसीदे गा लें, मैं इमरान खान के कसीदे गा लूं, आया हम इस मुल्क के कसीदे गा रहे हैं? ये अभी देखने की जरूरत है। आया इस मुल्क के अंदर तो सर आप भी अपना रोल अदा करें ना यावर साहब, इस टेम्परेचर को कम करने में, इस तलखी को कम करने में। आप 8 अक्टूबर तक वेट कर लें, अगर आपने कल 30 अप्रैल को जीतना है तो आप 8 अक्टूबर को जीत जाएंगे। मैं तजवीज दे रहा हूँ मोना, मैं तजवीज दे रहा हूँ। जी जी प्लीज मोना, मैं तजवीज दे रहा हूँ। देखें, इलेक्शन 8 अक्टूबर को नहीं, ये जैसे इन लोगों की सोच है कि 2024 के आखिर में या 2025 की जून में ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इन लोगों की ये सोच है। ये 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं होता है किसी सूरत में भी। ये 8 अक्टूबर आज करवा लें, 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं होगा, ये फिर डिले करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माशी इस्तेहकाम नहीं है, इनके ऊपर लोगों को, इदारों को, इंटरनेशनल को इतबार नहीं है। क्या आपके पास कोई ये शक की कोई सॉलिड वजह है यावर साहब? आपको क्यों लगता है 8 को इलेक्शन नहीं होगा? मैं इसलिए कि इनके पीछे आवाम नहीं है मोना। जो सर्वेस हो रहे हैं, कम से कम 15 सर्वेस करवा चुके हैं, मुख्तलिफ ममालिक भी करवा चुके हैं, एजेंसी अपने गैलप वगैरह के थ्रू, और हम लोग भी बार बार करवा रहे हैं। इनके ऊपर इत्मीनान नहीं रहा, ये उनकी बदकिस्मती है कि इनके ऊपर आवाम का इत्मीनान नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये तब तक वेट करेंगे जब तक आवाम का इत्मीनान इन पे बहाल नहीं हो जाता, तो तब तक मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, मईशत में रहेगी कुछ नहीं। हम लोग इनको ये कह रहे हैं कि अभी दिलेर बनो, तुम लोगों ने कहा था असेंबलियां को डिसॉल्व करो तो फिर इलेक्शन करवाते हैं, इन लोगों ने उकसाया था, ये सारे कहते थे। अभी जब कर दिए तो ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये कहते हैं वोट को इज्जत दो, वोट को कैसे खा के इज्जत दो। मरियम अभी बाजवा के खिलाफ लगी हुई है, फैज के खिलाफ, जनरल फैज के खिलाफ लगी हुई है, जनरल बाजवा के खिलाफ भी शुरू हो जाएगी, और होना इन्हें है। इन लोगों ने आते साथ सबसे पहले फौज को ही डंग मार रहे हैं, क्योंकि इनकी अमीरुल मोमिनीन वाले जो इनका तखय्युल है, जनरल बाजवा के ऊपर तो इमरान खान साहब ने भी कम तनकीद नहीं की ना, वो तो उनको भी अब आपको पता है संगीन तरीन तनकीद का निशाना आजकल बना रहे हैं। हम कहते हैं इलेक्शन कल करवाएं, कल इलेक्शन करवाएं और उसके बाद बैठ जाते हैं सर। एक जुमला लेन दें शुएब शाहीन साहब, जरूरी है। शुएब शाहीन साहब, इलेक्शन हो जाएंगे 8 को तो हो जाएंगे ना इलेक्शन, जिसमें तो कोई अभाव नहीं है। 8 अगर आपने 90 डेज में नहीं कराने या नियरेस्ट टू 90 डेज नहीं कराने, तो फिर आपने 9 महीने बाद कराने हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 1 साल 9 महीने बाद करा लें, 2 साल 9 महीने बाद करा लें? और क्यों? देखें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, और ये जो कहा जा रहा है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव, खा वो प्राइम मिनिस्टर हो, खा वो सूबे का हो, उसकी सोल डिस्क्रिप्शन है कि जब वो एडवाइस देगा
48 आवर्स का टाइम है, या तो वो गवर्नर उसको डिसॉल्व कर देगा, नहीं करता करेगा तो हो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट 90 डेज में पहले ये तारीख देंगे, फिर इंटरम सेटअप आएगा। भाई जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, गवर्नर्स ने इंटरम सेटअप दे दिया इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन के साथ, और इंटरम सेटअप आके बैठ गया, तो भाई फिर इलेक्शन कैसे नहीं? ये तो आइन का तकाजा है कि अमूर ममलिकत थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स आप अंजाम देंगे। 90 डेज के बाद तो आपका इंटरम सेटअप वैसे ही फारिग हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो साहब ये बात किस तरह आप चलेंगे? ये सिर्फ इस वाले फैसले की एग्जाम्पल नहीं दे रहे ना, पिछले वाले की भी दे रहे हैं कि वो जो जिसके तहत हमजा शहबाज साहब को हटाया गया था वजारत आला के मनसब से, उसको उसमें भी वो कह रहे हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है मुअज़्ज़ज़ अदालत ने। वो 63A की बात कर रहे हैं, 63A की इंटरप्रिटेशन आइन में मौजूद है। उन्होंने कोर्ट ने कह दिया, पहले ही ये मौजूद है कि उनको लोटे नहीं बन सकते, वो वोट देंगे तो वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उनके वोट काउंट ही नहीं होंगे, इसलिए कि जब उसको कैंसर डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी जजमेंट्स में। और अच्छा उसके बाद पिछली चीजें खत्म हो गई, अब तो नए इलेक्शन में आ रहे हैं। अगर आपके पास वोट है जाएं आप। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जमहूरी ताकत है वो कहती है हम इलेक्शन में नहीं जाते? इलेक्शन से भागने का क्या मकसद है? अच्छा, आप भी इसको इसी के मुतरादिफ समझ रहे हैं। नाज़रीन, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। काफी सारी हमने बातें की, इंशाल्लाह आगे भी अपनी नशिस्तों में इन तरह की जो बातें गुफ्तगू हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इसी पूरी चीज पर अब हमारी भी नजर है और कल फैसला मुतबक्के है। अल्लाह हाफिज़।